Hello dear student, good afternoon to all of you and welcome to उत्कर्ष फैमिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखो अपन ने लास्ट क्लास के अंदर अपन ने फॉल्ट के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको फॉल्ट में कहां तक पढ़ा दिया था, आपका सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस जो है, जहां से जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं वो लगभग अपन सारे डिस्कस कर चुके हैं। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका था। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस। और आपको पता है कि एग्जाम के अंदर जो ज्यादातर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो अनसिमेट्रिकल फोल्ड से पूछे जाते हैं। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, अनसिमेट्रिकल फोल्ड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एज कंपेयर टू सिमेट्रिकल फोल्ड से। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, वो है आपका अनसिमेट्रिकल फोल्ड एनालिसिस। तो हेडिंग लिखना अनसिमेट्रिकल फोल्ड, अनसिमेट्रिकल फोल्ड, अनसिमेट्रिकल फोल्ड एनालिसिस। अब देखो अनसिमेट्रिकल फोल्ड क्या होता है, तो किस टाइप के फोल्ड्स को अपन अनसिमेट्रिकल फोल्ड बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं फिर से बताता हूं कौन कौन से फोल्ड जो है वो अनसिमेट्रिकल के अंदर आएंगे, कौन कौन से फोल्ड है वो सिमेट्रिकल में जाएंगे। तो सिमेट्रिकल अपन पढ़ चुके हैं, अनसिमेट्रिकल वाला मैं आपको फिर से बताता हूं। मान लो ये आपके पास में 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है और ये 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है। इन 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन में से मान लो ये आर फेज है, ये आपका वाई फेज है और ये आपका बी फेज है। और ये बी फेज में अगर कोई भी एक डिस्टरबेंस आए और मान लो ये ट्रांसमिशन लाइन यहां से टूटकर अगर आपके ग्राउंड से टच हो जाए, जमीन पर गिर जाए, तो इसको अपन क्या बोला, देखो एक लाइन जो है वो ग्राउंड के साथ में फोल्ड कर रही है, तो इस टाइप का फोल्ड को बोला जाता है आपके पास में क्या होगा, एसएलजी फोल्ड। एसएलजी मतलब क्या होगा, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फोल्ड। क्या बोलेंगे अपन इसको, एसएलजी फोल्ड। और एसएलजी की फुल फॉर्म होगी सिंगल लाइन टू ग्राउंड फोल्ड, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फोल्ड, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फोल्ड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें दूसरी, पहला होगा एसएलजी फोल्ड। अगर मान लो आपके पास में इस तरह का फोल्ड है कि ये आपके पास 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है और मान लो ये 2 लाइन आपस में टच हो जाए और वो फोल्ड कर दे। ऐसा भी तो हो सकता है ना प्रैक्टिकली कि 2 लाइन आपस में टच हो जाए और फोल्ड कर दे, तो उसको अपन बोलते हैं डबल लाइन फोल्ड। क्या बोलते हैं अपन, डबल लाइन फोल्ड, या फिर इसी को बोला जाता है एलएल फोल्ड, एलएल फोल्ड, या फिर ध्यान रखना आपको एग्जाम में डबल लाइन फोल्ड भी बोल सकता है। नहीं तो ऐसा हो जाए बाय चांस कि आपके पास में 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है और इस 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन में अगर ऐसा हो बाय चांस, ये 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन में अगर ऐसा हो कि आपके पास में 2 लाइन आपस में टच हो जाए और ग्राउंड से जाके भी वो टच हो जाए, मतलब क्या बोला मैंने, 2 लाइन आपस में टच होकर ग्राउंड से टच हो जाए, मतलब दो लाइन डायरेक्टली ग्राउंड से टच हो जाए, ऐसा भी आप बोल सकते हो ना। 2 लाइन अगर ग्राउंड के साथ में फोल्ड कर रही है तो इसको बोला जाता है एलएलजी फोल्ड, एलएलजी फोल्ड। ये क्या होगा आपके पास में, एलएलजी फोल्ड होगा। तो मैंने आपको यही बोला कि आपके पास में टोटल मिला के आपके पास में 3 फोल्ड है, कौन कौन से, तो ये होगा आपके पास में एलएल फोल्ड मतलब सिंगल लाइन टू ग्राउंड फोल्ड, एलएल फोल्ड एंड एलएलजी फोल्ड। और अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे या कभी देखा होगा तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है इन्हीं टॉपिक में से आपको पूछे जाते हैं। तो देखो ये जो टॉपिक है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज की क्लास का, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में ये ध्यान रखना, मैंने आपके सामने लिखे हुए ना, ये सारे शंट फॉल्ट है। कौन से, तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सीरीज फॉल्ट और दूसरा होता है शंट फॉल्ट। ठीक है, सीरीज फॉल्ट क्या होता है वो मैं आपको आगे जाकर ही बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना ये जो मैंने आपके सामने टाइप लिखे हुए हैं ये अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या है, शंट फॉल्ट। शंट मतलब क्या है, पैरेलल में फोल्ड कर रहे हैं। सीरीज फोल्ड क्या होगा, तो मान लो आपके पास में ऐसा बोलो कि ये 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पर अपन को आपको फ्यूज भी अपन यूज करते हैं। मान लो अगर एक का जो फ्यूज है वो ओपन हो जाए, ये डैमेज हो जाए, ग्राउंड से टच नहीं हुआ, बस फ्यूज ओपन हो गया, तो इसको बोलते हैं अपन क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक, मतलब आपके पास में सीरीज फोल्ड अपन बोल के चलेंगे। सीरीज फोल्ड में नॉर्मली 2 लाइन आपस में टच भी नहीं हो रही है, ना आपके पास में ग्राउंड से टच हो रही है, बस उनके फ्यूज ओपन हो जा रहे हैं या सर्किट ब्रेकर ओपन हो जा रहा है, तो उसको उस टाइप के फोल्ड को अपन बोलते हैं सीरीज फोल्ड। क्लियर है, तो ध्यान रखना सीरीज फोल्ड एंड शंट फोल्ड दोनों अलग अलग होते हैं, सेम नहीं रहेंगे। तो ये जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है ये शंट फोल्ड है, सीरीज फोल्ड नहीं है। तो ये जो सारे हैं वो कौन से हैं, शंट टाइप के फोल्ट है, शंट फोल्ट, शंट फोल्ट। तो देखो यहां पर मुझे पता लगा कि एक्चुअली यहां पर 2 टाइप के फोल्ट होंगे, अनसिमेट्रिकल फोल्ट में भी 2 टाइप होंगे, कौन कौन से, एक होगा सीरीज फोल्ट, सीरीज फोल्ट, और दूसरा होगा आपके पास में शंट फोल्ट, शंट फोल्ट। अब सीरीज फोल्ट का मतलब क्या है कि आपके पास में क्या हो जाए कि कोई एक फ्यूज ओपन हो जाए
और फ्यूज ओपन होकर आपके पास में पावर सप्लाई ना करे तो वो सीरीज फॉल्ट है। शंट फॉल्ट मैंने आपको बता दिए। अब अपन क्या काम करते हैं, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो पहले अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में एलएल फॉल्ट या एसएलजी फॉल्ट, और इनको स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भैया हम एनालिसिस कब करेंगे, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का एनालिसिस अपन डायरेक्टली नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको सिमेट्रिकल फॉल्ट पढ़ा दिया बहुत इजीली तरीके से, ये काम करो ये हो जाए, ये हो जाएगा आपके पास में, इस तरीके से आप फॉल्ट करंट निकाल सकते हो, मैंने आपको इजीली तरीके से बोल दिया। लेकिन अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का एनालिसिस आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के एनालिसिस के लिए आपको स्पेशल टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको अपन बोलते हैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट। मैंने क्या बोला, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का जो एनालिसिस करना है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का एनालिसिस करने के लिए अपने को स्पेशल टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। देखो स्पेशल टूल्स कौन कौन से हैं, तो देखो फॉल्ट जो है, अगर किसी को हिंदी में लिखना है तो हिंदी में फॉल्ट को आप क्या लिखोगे, असिमेट्रिकल को अपन बोलते हैं असममित दोष। ठीक है, फॉल्ट को अपन क्या बोलते हैं, दोष अपन बोल के चलते हैं ना, सम्मित दोष और असम्मित दोष। बट आप नॉर्मली टेक्निकल वर्ड है तो आप क्या करो, इंग्लिश में ही याद रखना, सबसे बेस्ट आपके लिए बेटर रहेगा। अब इसकी हिंदी मत बोलना ना कि सिंगल लाइन तो एसएलजी फॉल्ट की सर हिंदी क्या होगी। एसएलजी फॉल्ट मतलब क्या है, एक लाइन ग्राउंड के साथ में है ना फॉल्ट कर दे, और आप उसको अपन बोलते हैं आपके पास में एसएलजी फॉल्ट है ना। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है आपके पास में। तो ये आपके पास में क्या है, असम्मित दोष है, सम्मित दोष नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। तो चलिए, अब मैंने क्या बोला कि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का एनालिसिस जो है वो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसके लिए हमें एक स्पेशल कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। तो यहां पर एक पॉइंट लिखना, यहां पर एक पॉइंट लिखो, असिमेट्रिकल फॉल्ट का एनालिसिस, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का एनालिसिस लिखना, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट यहां पर क्या आएगा आपके पास में, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का एनालिसिस, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का एनालिसिस हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कुछ स्पेशल कंपोनेंट की जरूरत होती है, स्पेशल कंपोनेंट की जरूरत होती है, उन्हें सिमेट्रिकल कंपोनेंट कहते हैं, उन्हें सिमेट्रिकल कंपोनेंट कहते हैं। सिमेट्रिकल कंपोनेंट या सीक्वेंस कंपोनेंट है ना, आप ये भी लिख सकते हो सिमेट्रिकल कंपोनेंट, या फिर आप ये भी लिख सकते हो सीक्वेंस कंपोनेंट, सीक्वेंस कंपोनेंट कहते हैं। तो ध्यान रखना, अब सिमेट्रिकल कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी, अगर जब तक आपके पास में सिमेट्रिकल कंपोनेंट नहीं होगा या सीक्वेंस कंपोनेंट नहीं होंगे, तब तक क्या कर सकते हो, आप अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का एनालिसिस कर ही नहीं सकते। तो मैंने क्या बोला, यहां पर अगर आपको अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का एनालिसिस करना है तो आपको स्पेशल चीज की यूज करनी पड़ेंगे या स्पेशल कंपोनेंट यूज करने पड़ेंगे। अब ये स्पेशल कंपोनेंट है क्या, आएगा कैसे, तो उसके लिए एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था फोर्टेस्क्यू। क्या नाम था, फोर्टेस्क्यू। तो ये नाम याद रखना, कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है कि ये अनसिमेट्रिक, जो आपके पास में अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का एनालिसिस करने के लिए जो कंपोनेंट है वो किसने दिए थे, या सीक्वेंस कंपोनेंट किसने दिया, तो फोर्टेस्क्यू ने दिया। तो फोर्टेस्क्यू जो है साइंटिस्ट था, फोर्टेस्क्यू के अनुसार, और फोर्टेस्क्यू ने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू फोर्टेस्क्यू ने यह बोला था कि अगर आपके पास में कोई भी एक अनसिमेट्रिकल कंपोनेंट है, अनसिमेट्रिकल कंपोनेंट किसका है, चाहे वोल्टेज का है, चाहे करंट का है, किसी भी एनी अदर साइनोसॉइडल क्वांटिटी, ध्यान रखना यहां पर मस्ट है कि उसके स्टेटमेंट के लिए आपकी क्वांटिटी साइनोसॉइडल होनी चाहिए। तो क्या बोला मैंने कि आपके पास में जो फोर्टेस्क्यू के अनुसार क्या होगा, अगर कोई भी आपके पास में कंपोनेंट है जिसके जो क्वांटिटी साइनोसॉइडल है, तो उसने बोला कि किसी भी अनसिमेट्रिकल कंपोनेंट को अपन 3 सीक्वेंस कंपोनेंट के समेशन में लिख सकते हैं। उनमें से एक होगा पॉजिटिव,
नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। और ध्यान रखना ये पॉजिटिव सीक्वेंस और ये सारे क्या होते हैं, बैलेंस कंपोनेंट होते हैं, ये अनबैलेंस नहीं होते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो उसका स्टेटमेंट क्या था, वो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर वो याद हो गया तो आप आगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। तो पहले उसका स्टेटमेंट लिखते हैं कि फोर्टेस्क्यू के अनुसार उसने क्या बोला था। तो फोर्टेस्क्यू ने बोला था कि हम किसी भी, फोर्टेस्क्यू के अनुसार क्या होगा, हम किसी भी अनसिमेट्रिकल कंपोनेंट किसका बताओ, चाहे वोल्टेज का हो, चाहे वो करंट का हो, और या फिर एनी साइनोसॉइडल क्वांटिटी, कोई भी हो, एनी साइनोसॉइडल क्वांटिटी का अगर कोई भी कंपोनेंट है, तो उसने क्या बोला कि हम किसी भी अनसिमेट्रिकल कंपोनेंट को तीन बैलेंस्ड सीक्वेंस कंपोनेंट के समेशन में लिख सकते हैं। तो उसने क्या बोला, आपके पास में कंपोनेंट को हम तीन बैलेंस्ड सीक्वेंस कंपोनेंट के समेशन में के योगफल में लिख सकते हैं। ऐसे लिख दो, योगफल में लिख सकते हैं उन्हें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट कहते हैं। जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट कहते हैं, या कंपोनेंट को हिंदी में बोलते हैं घटक, बट इतना इंग्लिश आपको पता होगा। तो यानी अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव घटक क्या है, या पॉजिटिव कंपोनेंट क्या है, नेगेटिव कंपोनेंट क्या है, जीरो कंपोनेंट क्या है आपके पास में। तो ये फोर्टेस्क्यू का स्टेटमेंट था। अब इस फोर्टेस्क्यू के स्टेटमेंट को अगर अपन अप्लाई करें तो एक्चुअली कहने का मतलब उसका क्या था, अगर आपको ये नहीं पता हो तो मैं आपको बोल रहा हूं कोई दिक्कत नहीं, आप इसका स्टेटमेंट इजीली आप बना सकते हो। मान लो अगर उसने बोला कि आपके पास में जो है, ये आपके पास में क्या है, वी आर, वी वाई एंड वीबी जो है वो आपके पास में क्या है, अनबैलेंस कंपोनेंट है, अनबैलेंस्ड कंपोनेंट है। यहां पर क्या आपके पास में वी आर, वी वाई एंड वीबी जो है वो अनबैलेंस्ड कंपोनेंट है, अनबैलेंस्ड कंपोनेंट। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, अनसिमेट्रिकल कंपोनेंट की जगह आप यहां पर अनबैलेंस्ड भी लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम ही है, अनबैलेंस्ड। तो उसने बोला कि अगर कोई भी आपके पास में अनबैलेंस्ड कंपोनेंट है तो ध्यान रखना, उसका कहने का मतलब ये कि वी आर जो है वो अनबैलेंस्ड है। तो आप इस वी आर को क्या कर सकते हो, आप जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के समेशन में लिख सकते हो। तो ये जो एक अनबैलेंस वोल्टेज है वो वी आर वन और VR2 के समेशन में लिख सकते हो। VR0 जो होगा ये जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट के लिए होगा, या 1 जो होगा वो पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए होगा, ये 2 जो मैं लिख रहा हूं वो नेगेटिव सीक्वेंस के लिए नोटेशन होगा ना। जैसे मान लो आपके पास VY को लिखना है तो आप VY को भी आप ऐसा लिख सकते हो, VY0, नेक्स्ट VY1, नेक्स्ट क्या होगा आपके पास VY2 के समेशन में लिख सकते हो। नेक्स्ट VB को अगर आपको लिखना है तो VB0, VB1 एंड VB2 के समेशन में लिख सकते हो। मतलब यहां से क्या पता लगा कि अगर मेरे पास में अनबैलेंस सिस्टम है या अनबैलेंस कंपोनेंट है तो मैं तीन बैलेंस कंपोनेंट के समेशन में लिखूंगा, जिनमें से एक होगा पॉजिटिव, जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। तो ध्यान रखना है VR0, VY0 और VB0 जो लिखा हुआ है वो सारे जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है। तो अपन यहां पर लिख देते हैं कि यहां जहां पर क्या है, वेयर क्या है बताओ, वेयर VR0, VY0 एंड VB0, VR0, VY0 एंड VB0 जो है ये सारे आपके पास में क्या है, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है, ध्यान रखना जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है। और यहां पर VR0, VY0 एंड VB0 है ना, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें VR1, VY1 और VB1 की है ना, तो ये VR1 है या VR0, VR1 एंड VR2। इसको अगर मैं बात करूं है ना,
इसको ऐसा लिख दो, VR1 VY1 एंड VB1, ये तीनों कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, VR1 VY1 एंड VB1, ये जो तीनों हैं ये पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है, इनको अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। नेक्स्ट VR2, नेक्स्ट होगा आपके पास में VY2, और नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं VB2, ये जो तीनों सीक्वेंस कंपोनेंट है इसको अपन बोलते हैं नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। अब ये पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और उसका मीनिंग क्या है पहले ये भी समझना पड़ेगा। जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये पॉजिटिव सीक्वेंस का मतलब क्या है, नेगेटिव सीक्वेंस का मतलब क्या है और जीरो सीक्वेंस का मतलब क्या है, वैसे आपने नाम तो सुने हुए, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है, नेगेटिव फेज सीक्वेंस है, बस वही मतलब है इसका, है ना, और कोई अलग से कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, नेगेटिव फेज सीक्वेंस, जीरो फेज सीक्वेंस, अपन उन्हीं की बात करेंगे। तो यहां पर जो मैं लिख रहा हूं ना, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये फेज सीक्वेंस की बात कर रहा हूं। तो देखो इनका मतलब समझते हैं पहले एक्चुअली कि ये जीरो का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब क्या है और नेगेटिव क्या है। और ये ध्यान रखना कि ये जो सारे अनबैलेंस कंपोनेंट थे उनको जब मैंने इन तीन सीक्वेंस कंपोनेंट के समेशन में लिखा, तो अब ये सारे बैलेंस कंपोनेंट के समेशन में लिखते हैं, ध्यान रखना। तो ये सारे क्या होंगे, तीन बैलेंस कंपोनेंट है, ये VR VY VB ये सारे बैलेंस्ड है। और बैलेंस का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको आगे जाके बताता हूं कि बैलेंस कंपोनेंट का मतलब एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए अब देखो अपन बात करते हैं जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट की बात करूं तो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट का मतलब क्या है समझना। अगर आपको बोल दे कि जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है, जीरो सीक्वेंस, तो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है, तो मैंने क्या बोला है, तो एक तो सारे क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे। और बैलेंस का मतलब ये होता है कि सभी कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, चाहे आप आर फेज में बात करो, चाहे वी में बात करो, चाहे बी सी में बात करो, है ना, मतलब आर वाई बी किसी भी फेज में अगर आप बात करोगे, आर वाई बी किसी भी फेज में आप बात करो, आपके पास में जो बैलेंस कंपोनेंट अगर उसने बोल दिया ना, तो आपको सभी का मैग्नीट्यूड सेम लेके चलना है। तो अपन ये बोलते हैं कि जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सारे बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है। और इधर जीरो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि सभी का फेज डिफरेंस है ना, जो फेज डिफरेंस होगा वो जीरो होगा, बस और कुछ नहीं है, नई टर्म्स नहीं है कुछ भी कि मतलब आप बोलोगे इतना कोई डीप में होगा, कुछ नहीं, फेज सीक्वेंस जीरो, सभी का फेज एंगल सेम है। अगर सभी का फेज एंगल सेम है तो उसको बोलते हैं जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट का मतलब ये है कि यहां पर जो है सभी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मतलब VR0 का मैग्नीट्यूड, VY0 का मैग्नीट्यूड और VB0 का मैग्नीट्यूड सभी का सेम होगा। ये मान लो ये VR0 है तो यही VY0 होगा और ये VB0 होगा, और सारे आपके पास में कहां पर होंगे, सेम फेज में होंगे, VR0 VY0 एंड नेक्स्ट क्या होगा, VB0। तो जीरो सीक्वेंस मतलब समझ में आ गया होगा। जीरो सीक्वेंस का मतलब ये है कि सभी का फेज एंगल जीरो, फेज एंगल मतलब सेम, जीरो भी बोल सकते हो सेम भी बोल सकते हो। अगर आपके पास में फेज एंगल जीरो रख दिया, सभी का जीरो और मैग्नीट्यूड सभी के सेम है, ये मैं बोल रहा हूं क्योंकि बैलेंस्ड है, तो इसलिए मैंने लिख दिया VR VY और VB। तो ध्यान रखना, चाहे आर फेज हो, चाहे वाई फेज हो या बी फेज हो, सभी में VR0 VY0 और VB0 सभी में सेम होता है। इस पॉइंट को मैं आगे जाके यूज करने वाला हूं, है ना। नेक्स्ट, ये था आपका जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। अब अपन बात करते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। तो समझना पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट का मतलब क्या है, वो अगर अपन बात करें तो पॉजिटिव सीक्वेंस का मतलब ये है, पॉजिटिव सीक्वेंस का मतलब है कि आपका फेज सीक्वेंस जो है वो RYB होगा। अरे पॉजिटिव फेज सीक्वेंस क्या होता है, RYB, तो आपका फेज सीक्वेंस पॉजिटिव मानते हैं। अब किसी दो टर्मिनल को मैं इंटरचेंज कर दूं तो नेगेटिव फेज सीक्वेंस हो जाता है, तो ये RYB फेज है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए बात कर रहा हूँ ना, तो पॉजिटिव सीक्वेंस में अगर मान लो मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेरा आर फेज है, ये मेरे पास में आर फेज है, तो वाई फेज कहां पर होगा, वाई फेज इससे 120 से लेग करेगा, क्यों, क्योंकि बैलेंस्ड है। और आपको पता है बैलेंस पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में सभी के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है सभी का, तो एंगल जो होता है वो आपका 120 डिग्री होता है। तो यहां से अगर अपन बात करें तो ये जो आर फेज है, ये वाई फेज है, ये बी फेज है, तो ये VR1 होगा, ये VY1 होगा और ये होगा आपके पास में VB1 होगा। तो ये जो मैंने आपके सामने बना रखा है ना, ये पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट का फेजर है कि पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट वो कंपोनेंट होंगे जिनके फेज सीक्वेंस जो होंगे या फेज एंगल होगा सभी के बीच का, वो फेज एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। तो यहां पर जो मैं फेज एंगल बना रहा हूं, ये फेज एंगल क्या होगा, तो ये आपके पास में एंगल होगा 120 डिग्री, ये होगा 120 डिग्री, मतलब आर फेज से जो वाई फेज होगा 120 डिग्री से लेग करेगा। यही तो बोलते हैं ना कि VR मतलब क्या होता है, VM sin ओमेगा टी होता है। अगला क्या लिखते हैं, VM sin ओमेगा टी माइनस 120, माइनस का मतलब क्या होता है, लेग करना, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूं कि 120 से लेग कर रहा है। अब एक्चुअली यहां पर, और मैंने क्या बोला, बैलेंस्ड है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये बैलेंस्ड है, और बैलेंस होने का मतलब सभी का मैग्नीट्यूड सेम है।
यहां पर भी मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि ये भी बैलेंस थे, मैग्नीट्यूड सेम है बट यहां पर फेज एंगल भी सेम था। यहां पर मैग्नीट्यूड सेम है बट फेज एंगल 120 डिग्री का डिफरेंस रहेगा ना। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है सभी का, लेकिन फेज एंगल जो है 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है। अब उसको कैसे अपन लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा तो समझना। उसके लिए अपन यहां पर एक ऑपरेटर अपन यूज करते हैं, उसका नाम था ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर। क्या करते हैं अपन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर अपन यूज करते हैं, और वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर होता है ए, और इस ए को अपन लिखते हैं 1 एट एन एंगल 120। 1 एट एन एंगल कितना होगा 120, तो ये होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर ए। अगर मुझे बोल दिया जाए ए स्क्वायर कितना होगा, तो देखो ए स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए इंटू ए। तो एक काम करो, इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको पता होगा इतना तो कि ये मैग्नीट्यूड 1 है। अगली बार इसी को 1 से और मल्टीप्लाई करूंगा तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही आएगा, लेकिन एंगल जो होते हैं आपको पता है जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एंगल ऐड होते हैं। ठीक है, कभी भी ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा बोल दे कि 2 एट एन एंगल 10 प्लस मतलब मल्टीप्लाई है ना 3 एट एन एंगल 30, और आपसे बोल दे कि बताओ दोनों का मल्टीप्लिकेशन का एंगल कितना है, तो आप इनको मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर लो 6 और एंगल को प्लस कर दो 40, तो ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर एंगल हमेशा ऐड होते हैं, और एंगल ऐड होंगे तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर जो होगा, मैग्नीट्यूड तो 1 ही आएगा और एंगल कितना हो जाएगा 240। अब अगर मुझे बोल दे बताओ ए क्यूब कितना होगा, तो ए क्यूब क्या होगा ए स्क्वायर इंटू ए और कर दो, तो यानी कि मैग्नीट्यूड तो 1 ही आएगा और एंगल और ऐड कर लो 360 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 एट एन एंगल 360, 1 एट एन एंगल 360। ये सभी को याद रहना चाहिए कि ए की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर कितना है, ए क्यूब कितना है। ठीक है, और इसी को आपने 11-12 क्लास में भी ओमेगा की फॉर्मेट में अपन यूज करते हैं, बट उस पर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको कभी कभार आपको एग्जाम के अंदर इस ए की वैल्यू ही पूछ लेता कि बताओ ए की वैल्यू कितनी है। अब ए की वैल्यू कितनी है वो कैसे निकालेंगे, तो समझना, अपन एक काम करते हैं, इधर लिखते हैं नेक्स्ट पेज पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर के बारे में। मैंने बोला ए क्या होता है 1 एट एन एंगल 120, ए स्क्वायर क्या होगा 1 एट एन एंगल 240। अब देखो 1 एट एन एंगल 120 है, तो कभी भी ध्यान रखना अगर r एट एन एंगल थीटा होता है ना, उसको हम लिख सकते हैं पोलर फॉर्म की जगह रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर हम लिख सकते हैं इसको r कोस थीटा प्लस j r साइन थीटा। आप ऐसा लिख सकते हो किसको, ये पोलर फॉर्म होती है और ये आपके पास में रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है। तो पोलर को अगर आपको रेक्टेंगुलर में लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो। तो एक काम करो, अगर आपको ए की वैल्यू पूछ ले एग्जाम में तो क्या करोगे, तो आप क्या करोगे 1 एट एन एंगल 120 लिख दो ना, क्योंकि r कोस थीटा है, तो r कोस r मतलब कितना है 1 ही है ना, तो 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लिख दो डायरेक्ट कोस 120 प्लस यहाँ पर क्या आएगा j साइन 120, साइन 120। अगर मैं बात करूं यहां पर कोस 120 की, तो कोस 120 कितना होता है, कोस 120 अब इतना तो पता होना चाहिए कि कोस 120 कितना है, नहीं तो कन्वर्ट नहीं आता है वैल्यू तो आप कन्वर्ट कर लो ना। आपके पास में कोस 90 प्लस 30 कर लो तो माइनस साइन 30 हो जाएगा, माइनस साइन 30 कितना होता है -1/2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो आपको याद रखनी पड़ेगी ना, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट में ये डिपेंड करेगा कि आपका 10th क्लास का बेस कितना अच्छा है। ठीक है, 10th क्लास में अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो वो थोड़ा सा यूज होगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत बार आपको एग्जाम में सिर्फ ए की वैल्यू पूछ लेता है कि बताओ ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर जो यूज करते हैं फॉल्ट में उस ए की वैल्यू क्या होती है, तो वो आपको इसमें पूछता है कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। ठीक है, मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर है ना। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या आएगा, इसकी वैल्यू होती है एक्चुअली -120 प्लस जे, और इसकी वैल्यू होती है √3/2। तो यहां से मुझे पता लगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगा -1 प्लस जे √3/2 एलसीएम अगर मैं लूंगा, या तो ऐसा ऑप्शन में देगा नहीं तो ऐसा ऑप्शन में देगा, है ना। तो ये आपके पास में होगी ए की वैल्यू। अब बोलोगे सर ए स्क्वायर की कितनी होगी, तो ऐसे याद कर लो, बस कुछ नहीं, बीच में माइनस कर दो, तो यहाँ पर -1/2 माइनस जे √3/2 कर दो, प्लस की जगह माइनस जे √3/2, तो ये हो जाएगा आपके पास में दूसरी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर की ना। आपको मोस्टली इसी फॉर्मेट में दिया होगा, अगर ऐसा दे तो भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट ए क्यूब कितना होगा, अगर आपसे पूछ ले बताओ ए क्यूब, तो ए क्यूब कितना होगा 1 एट एंगल 360। तो देखो यहां पर क्या होगा कोस 360 प्लस जे साइन 360, और आपको पता है 360 डिग्री और 0 डिग्री दोनों सेम ही होते हैं। अरे 360 और 0 डिग्री दोनों सेम ही होते हैं, तो साइन 0 कितना होता है 0, कोस 0 कितना होता है 1, तो यहां पर बस वैल्यू पुट कर लो, ये 1 और ये हो गया 0, 1 प्लस जे 0 यानी कितना आएगा 1। तो ध्यान रखना ए क्यूब की वैल्यू बहुत बार पूछी हुई है, वो कितनी होती है, वो 1 ही होती है। ए क्यूब की वैल्यू कितनी होगी 1। अगर आपको ऐसा पूछ ले कि बताओ 1 प्लस ए स्क्वायर कितना होगा, आपके जेईएन के क्वेश्चन है ये सारे, ध्यान रखना 1 प्लस ए स्क्वायर कितना होगा, एक काम करो ऐड कर लो, ये ए है ये ए स्क्वायर है, दोनों को ऐड कर लो।
देखो ये प्लस जे रूट थ्री बाई टू है और ये माइनस जे रूट थ्री बाई टू है, दोनों को प्लस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ माइनस वन बाई टू है, यहाँ पर भी माइनस वन बाई टू है, तो माइनस वन बाई टू प्लस माइनस वन बाई टू कितना होगा, माइनस वन। और अगर आप उसमें प्लस वन और कर दोगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास में जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास में एक्चुअली जीरो है। क्या वैल्यू आपके पास में जीरो है। तो ये भी बहुत बार आपको पूछा गया है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो जीरो रहती है। तो ये आएगा आपके पास में जीरो। देखो ए क्यूब आपको पता होना चाहिए, वन प्लस ए स्क्वायर कितना होता है, वो जीरो रहता है, ये भी आपको नॉन रहना चाहिए। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि बताओ वन माइनस ए कितना होता है, अब एक काम करो, वन माइनस ए करना है या फिर आपको ए माइनस ए स्क्वायर पूछ ले। चलिए बताओ ए माइनस ए स्क्वायर कर लेते हैं। अगर आपको ए माइनस ए स्क्वायर पूछे तो देखो एक काम करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस वन बाई टू में से माइनस वन बाई टू चला गया तो जीरो बचेगा। लेकिन जे रूट थ्री बाई टू में से माइनस करोगे माइनस जे रूट थ्री बाई टू को, क्या बोला मैंने, जे रूट थ्री बाई टू तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जे रूट थ्री बाई टू और जे रूट थ्री बाई टू एड होके कितना बचेंगे, जे रूट थ्री ओनली। तो ये अगर पूछ ले, ध्यान रखना ए और ए स्क्वायर कितना होता है, तो जे रूट थ्री होता है। या फिर आपको ऐसा भी उसको ऑप्शन में दे सकता है रूट थ्री, और जे का मतलब होता है एट एन एंगल 90। अब एग्जामिनर की मर्जी यार, वो कैसा ऑप्शन बना रहा है वो उसके अकॉर्डिंग बना सकता है कुछ भी। लेकिन हाँ, अगर आपको ये फॉर्मेट पता है ना कि कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं और कैसे आपके पास में वैल्यू आती है, तो आप क्या कर सकते हो, इजीली आप इन चीजों को याद कर सकते हो ना, इजीली आपको एग्जाम में इजीली आप आंसर बता सकते हो। क्लियर है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी और किस तरीके से, अगर आपको सिर्फ ये वैल्यू पता है ना, ये सारे फॉर्मूले वही बना सकते हो। और ये सारे फॉर्मूले विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम के अंदर आप इन सभी का आंसर बता सकते हो। क्लियर। तो ये आपके पास में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर है, अब इन्हीं चीजों को मैं यूज कर रहा हूं, देखो समझना। अब देखो प्लस 120, ए का मतलब होता है वन एट एन एंगल प्लस 120, प्लस का मतलब होता है लीड करना, है ना। प्लस का मतलब एक्चुअली क्या होता है आपके पास में, लीड करना। और लीड करने का मतलब क्या होगा कि देखो ये जो आपके पास में वी आर है, अगर मान लो इसको मैं रेफरेंस जीरो पर बोल दूं, अगर ये रेफरेंस जीरो है तो इससे क्या होगा, आपके पास में बी जो है वो 120 से लीड कर रहा है। मैंने क्या बोला, वी आर वी वाई वी बी और वी वाई, वी आर वी वाई और वी बी के मैग्नीट्यूड तो सेम है क्योंकि बैलेंस्ड है। क्लियर, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड तो सेम है, यानी कि इनके जो मैग्नीट्यूड जो वैल्यू होगी वो तो समान है, मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन आपसे क्या बोला कि इनके जो यहां पर एंगल डिफरेंस है। अब मैग्नीट्यूड समान है तो मान लो अगर मैं काम करता हूं, मैं इसको एक काम करके ऐसा लिख देता हूं कि यहां पर जो वी आर है, वी आर वन है, उसको मैं रेफरेंस मान लू एट एन एंगल जीरो पर, ये रेफरेंस है ना। तो वी आर वन जो है उसका मैग्नीट्यूड वी आर वन है, रेफरेंस एंगल जीरो है। तो बताओ ये वीबी कितना होगा, तो वीबी तो उससे 120 से लीड कर रहा है ना, तो आप इसको क्या लिखोगे, वी वाई वन जो वीबी वन है ना, वीबी वन अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, वीबी वन लिखोगे, वी आर वन जो है वो 120 से लीड कर रहा है। और वी आर वन क्यों लिखा बताओ, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो मैग्नीट्यूड अगर आर की वैल्यू सेम है तो आपके पास में एंगल का तो डिफरेंस लिखना है ओनली। जैसे आपको लिखना है वी वाई वन क्या बोलोगे, लीड में बात कर रहा हूं क्योंकि मैं प्लस के एंगल में बात कर रहा हूं, है ना। तो देखो ये मैं क्या बोलूंगा, वी वाई वन जो है ये एंगल 120 और ये और 120, मैं बोलूंगा वी वाई वन जो है वी आर से 240 से लीड कर रहा है, या फिर आप ऐसे बोलो 120 से लेग कर रहा है। बात एक ही, आप वी वाई को बोलोगे वी आर से 120 से लेग कर रहा है, नहीं तो अगर ऐसे आओगे तो आप क्या बोलोगे 240 से लीड कर रहा है। और 240 का मतलब क्या होता है, एंगल 240 जब होता है तो वो ए स्क्वायर होता है। तो यहां पर आप ऐसा लिख दो कि वी वाई वन को पहले लिख दो और वी बी वन को बाद में लिख दो कि वी वाई वन जो है वो वी आर वन ही है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, और एट एन एंगल कितना है 240 है। 240 का मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू वी आर वन। नेक्स्ट वीबी वन की मैं बात करूं तो वीबी वन जो होगा वो होगा आपके पास में वी आर वन एट एन एंगल कितना है 120, 120 का मतलब होता है ए, तो वीबी वन की जो वैल्यू होगी ए इंटू वी आर वन होगी, ए इंटू वी आर वन होगी ना। तो इसका मतलब यहां से क्या समझ में आया, अपने पास में तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मिले हैं। ये वैल्यू आपको एग्जाम के अंदर बहुत बार यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताओ वी वाई का वी आर में रिलेशन बताओ पॉजिटिव सीक्वेंस में। तो ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये ध्यान रखना, ये वाला पार्ट जो है आपके जेईएन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। या फिर अगर आप कोई सा भी एग्जाम दोगे आगे फ्यूचर में, कभी आपका मन करे अगर आप गेट का एग्जाम दो या फिर कोई सा भी एग्जाम दो तो वहां पर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जेई में अगर बस सिमेट्रिकल फोल्ड की बात करें या सीक्वेंस कंपोनेंट की बात करें, यहां से क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। आजकल रिसेंटली जो पेपर बन रहे हैं एक न एक क्वेश्चन तो आपको फोल्ड से मिलता ही मिलता है। तो फोल्ट वाला पार्ट जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, आपको पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा।
थोड़ा सा इसमें क्या चीजें याद रखने चीज ज्यादा है। जैसे यहाँ पर देखो जीरो सीक्वेंस तो मैग्नीट्यूड सेम है, पॉजिटिव सीक्वेंस में आप होता वैसे पॉजिटिव फेज सीक्वेंस बना लो ना यार, कोई टफ है, बचपन से अपन इलेक्ट्रिकल में यही बनाते आ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव फेज सीक्वेंस। तो आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा कि VY1 क्या है और VB1 क्या होगा, है ना। तो VR1 हो गया, वी पॉजिटिव से मतलब जीरो सीक्वेंस हो गए, नेगेटिव सीक्वेंस हो गए। अब मुझे क्या मतलब पॉजिटिव हो गया, अब मुझे क्या करना है, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट करना है। तो नेक्स्ट होगा इसके बाद में नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखना है इसके बाद में नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। अगर मैं नेगेटिव सीक्वेंस की बात करूं, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की, तो देखो नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट जो होगा वो कुछ इस तरह कैसे रहेगा। तो नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में मान लो ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में क्या है, ये आपका आर फेज है। और नेगेटिव सीक्वेंस में ये वाई फेज जो था ना वो बी हो जाएगा, और जो बी फेज था वो वाई हो जाएगा। यानी यहां पर अपने पास में क्या है, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के अंदर जो है ये अगर आप इसको लिखते हो VR2, क्योंकि नेगेटिव सीक्वेंस का आपको पता नोटेशन मैंने 2 यूज किया था, और नेगेटिव सीक्वेंस में ये y था ना, इन दोनों को बस इंटरचेंज कर दो, ये y वाला उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपके पास में VY2 और ये हो जाएगा आपके पास में VB2। तो ये हो गया नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। अब देखो नेगेटिव सीक्वेंस हो या पॉजिटिव सीक्वेंस हो या जीरो सीक्वेंस हो, मैंने आपको ये बोला कि सारे बैलेंस्ड कंपोनेंट होते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, सारे बैलेंस कंपोनेंट होते हैं। अगर यहां पर बैलेंस कंपोनेंट है तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, अगर मैं इसको रेफरेंस मान लो अगर VR2 को अपन रेफरेंस ले लेते हैं, VR2 अगर आपके पास में रेफरेंस है एट एन एंगल जीरो, रेफरेंस का मतलब होता है जीरो एंगल पर, तो बताओ VY क्या कर रहा है, 120 से लीड कर रहा है, VB क्या कर रहा है, देखो 240 से लीड कर रहा है। तो इस बार आप VY2 जो लिखोगे वो आप लिखोगे VR2 एट एन एंगल 120, और 120 का मतलब तो मैंने आपको बोला A, तो ये होगा A इंटू VR2, तो ये होगा VY2। तो VY2 जो होगा वो होगा A इंटू VR2। नेक्स्ट अगर बात करें अपन VB2 की बात करें, तो VB2 जो होगा वो होगा VR2 एट एन एंगल 240 डिग्री। क्यों, क्योंकि 240 से लीड कर रहा है। देखो इसके कंपैरेटिव में ये जो है 240 से लीड कर रहा है, और 240 से लीड कर रहा है, यहाँ 240 का मतलब होता है A स्क्वायर, तो इसको आप लिख दो A स्क्वायर इंटू VR2। तो इसका मतलब यहां से क्या समझ में आया कि मेरे पास में 3 रिलेशन आ गए, कौन कौन से, जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो चलिए एक काम करते हैं, इन तीनों चीजों को अब अपन अप्लाई करते हैं। कहां पर अप्लाई करते हैं, जो फोर्टेस्क्यू का स्टेटमेंट है, कि फोर्टेस्क्यू ने क्या बोला था, अपन उसके स्टेटमेंट पर अगर जाएं और चेक करें तो देखो फोर्टेस्क्यू ने ये बोला था कि अगर आपके पास में VR, VY और VB कोई एक अनबैलेंस कंपोनेंट है, ठीक है, जब भी कोई अनसिमेट्रिकल फॉल्ट आएगा तो कंपोनेंट सारे अनबैलेंस्ड होंगे। तो ये अनबैलेंस्ड अगर कंपोनेंट है तो अपने को क्या करना है, इनको 3 बैलेंस कंपोनेंट के समेशन में लिखना है। तो मैंने लिख दिया कि VR, VY, VB को 3 बैलेंस कंपोनेंट के समेशन में मैंने लिख दिया। अब एक काम करो, यहां पर ये जो स्टेटमेंट है, यहां पर VR, VY, VB, तो देखो मैंने क्या बोला, जो जो मैंने रिजल्ट निकलवाए कि VR0, VY0 और VB0 सारे इक्वल होते हैं, आप इक्वल पुट कर दो। यहां पर VR1, VY1 और VB1, तो देखो VY1 और VB1 जो है मैंने VR1 की फॉर्मेट में रिलेशन निकलवाया। देखो कहां पर, अगर आप चेक करोगे तो ये रहा मेरे पास में, VY1 और VB1 को VR1 की फॉर्मेट में रिलेशन निकाला है। जैसे VY2 एंड VB2 को अपन ने क्या किया, देखो यहां पर रिलेशन निकाला है। तो अपन क्या करेंगे, अब उस रिलेशन को वहां जाके पुट करेंगे इक्वेशन में, और वहां से एक मैट्रिक्स बनाएंगे। उस मैट्रिक्स के बारे में आपको बहुत पूछा जाता है, तो देखो समझना। अगर अपन बात करें इसके बाद में, तो यहां पर फोर्टेस्क्यू के अकॉर्डिंग क्या था कि फोर्टेस्क्यू ने तो ये बोला था कि जो VR है अनबैलेंस कंपोनेंट है, उसको आप VR0 लिखो प्लस VR1, VR2। नेक्स्ट VY कंपोनेंट जो है उसको आप लिखो VY0 कंपोनेंट प्लस VY1 कंपोनेंट प्लस VB1 कंपोनेंट, मतलब VY2 कंपोनेंट ना, VY2। नेक्स्ट VB जो है उसको आप लिखो VB0 कंपोनेंट प्लस VB1 कंपोनेंट प्लस VB2 कंपोनेंट। अब एक काम करो, आप जो रिलेशन था वो यूज कर लो, पुट करो इसके अंदर। अगर आप वैल्यू पुट करोगे, देखो ये तो रेफरेंस था, इसको तो अपने रेफरेंस माना था। अब यहां पर आप पुट कर लो, है ना, इसको आप मैंने आपको बोला था VR0, VY0 और VB0 इक्वल होता है, मतलब VY0 जो होगा वो VR0 के ही इक्वल होगा, इसीलिए मैं इसको लिख रहा हूं VR0 प्लस VY1 जो आया था वो VY1 अगर आप चेक करोगे तो देखो यहां पर VY1 पर आओ, VY1 जो आया था वो A स्क्वायर इंटू VR1 आया था। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, इधर लिखो आप A स्क्वायर इंटू VR1 आया था, और ये जो VY2 आया था ये आपके पास में A इंटू VR2 आया था, देख सकते हो। इसके बाद में ये रहा VY2 जो है A इंटू VR2 है। नेक्स्ट VB0 जो है उसको आप VR0 ही लिख सकते हो। नेक्स्ट VB1 जो है वो A इंटू VR1 है,
और VB2 जो है वो है आपके पास में a स्क्वायर इंटू VR2 है। तो मुझे यहां से पता लगा कि एक्चुअली VR, VY और VB ऐसे फॉर्मेट में लिख दिया। तो इसको एक काम करते हैं अपन फिर से सही तरीके से लिख देते हैं यहाँ पर 21 लाइन में। तो VR को अपन ने लिखा VR0 प्लस VR1 प्लस VR2। नेक्स्ट VY को अपन ने लिखा है, तो ये मेरे पास में क्या है, VY0 प्लस VY1 प्लस VY2। नहीं, यहाँ पर VY की जगह अपन ये रिप्लेस कर लेते हैं VR की फॉर्मेट में। इसको लिख दो VR0 प्लस a स्क्वायर टाइम्स ऑफ VR1 प्लस a टाइम्स ऑफ VR2। नेक्स्ट यहां से अगर मैं VB की बात करूं तो ये होगा आपके पास में VB0 प्लस a टाइम्स ऑफ VB1 प्लस a स्क्वायर टाइम्स ऑफ VB2। तो यहां से मुझे पता लगा कि ये मेरे पास में VR, VY और VB तीन कंपोनेंट है, और ये तीन कंपोनेंट है। तो अब आप क्या कर सकते हो बताओ, इन तीनों कंपोनेंट, इसको आप लिखो VB, ये कितना है VB1। अब देखो ये लीनियर है, ये इक्वेशन जो मैंने आपके सामने बनाई है ये लीनियर इक्वेशन है या नॉन लीनियर इक्वेशन है, जल्दी से बताओ, लीनियर है या फिर नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो देखो ये जो इक्वेशन है आपको पता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, प्लस में आपको पता है जब भी अपन प्लस करते हैं तो किसी क्वांटिटी को प्लस कब कर सकते हैं, जब वो लीनियर क्वांटिटी होती है। कभी भी दो नॉन लीनियर क्वांटिटी को प्लस किया ही नहीं जा सकता है। तो ये सारी लीनियर क्वांटिटी है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। और आपको इतना पता होगा अगर कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है तो उसको अपन मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्मेट अगर मैं इसका बताऊं तो इसका मैट्रिक्स फॉर्मेट जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा मैट्रिक्स फॉर्म। तो यहां से अगर अपन मैट्रिक्स फॉर्मेट लिखें तो समझना क्या होगा। मैट्रिक्स बनाओ VR, VY और VB की। तो ये है मेरे पास में VR, ये होगा VY और ये होगा VP। अगर मुझे मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखना है और यहां पर मैं मैट्रिक्स फॉर्मेट लिखकर इधर मैं लिखूंगा क्या, VR0, VR1 और VR2। तो यहां पर आएगा 1 1 1 1 a स्क्वायर a 1 a स्क्वायर। तो ये मेरे पास में मैट्रिक्स फॉर्मेट लिखा। देखो अब आप बोलोगे सर कैसे हुआ मैट्रिक्स फॉर्मेट, एक काम करो, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता है, आप चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, एक काम करो, आप इस 1 1 1 को इनसे मल्टीप्लाई करो, 1 का इससे मल्टीप्लाई करो, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो और ऐड कर लो, तो VR की वैल्यू उसके समेशन में वही आएगी। देखो यही वैल्यू आएगी ना। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इन सभी क्वांटिटी को आप ऐड करके भी है ना आप ये काम कर सकते हो, आप मैट्रिक्स फॉर्मेट बना सकते हो। तो यहां से मुझे क्या पता लगा, ये मेरा एक मैट्रिक्स फॉर्म है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसकी RYB की मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स उसको अपन A नोटेशन यूज करते हैं। और यहां पर अपने पास में क्या होगा, ये होगा आपके पास में VR0, VR1 एंड VR2 रहेगा। तो इसी मैट्रिक्स को अपन एक काम करते हैं, इधर लिख देते हैं कि ये जो मेरे पास में मैट्रिक्स बनी है वो कौन कौन सी है। ये है VR, VY एंड VB के अंदर, ये होगा VR0, VR, ये होगा VY एंड ये होगा VB। इसको लिखेंगे अपन 1 1 1 1 a स्क्वायर a 1 a स्क्वायर। और नेक्स्ट यहां पर जो होगी आपके पास में, इसको आप लिख दो, ये होगा आपके पास में VR0, VR1 एंड VR2 हो जाएगा मेरे पास में। तो ये मैट्रिक्स बनेगी आपके पास में मैट्रिक्स A। तो इसी को मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, मैट्रिक्स ऑफ क्या होगा आपके पास में, V ऑफ R/B की मैट्रिक्स है, इसको अपन लिख रहे हैं मैट्रिक्स A। और ये हो जाएगा आपके पास में मैट्रिक्स V किसकी बताओ, 0 1 2, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आपको ऐसा कभी लिख देना तो 0 1 2 का मतलब है 0 पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की मैट्रिक्स है। तो ये मेरे पास में एक मैट्रिक्स फॉर्मेट आ गया किसका, वोल्टेज का। अब ये वोल्टेज का मैट्रिक्स फॉर्मेट अगर मेरे पास में आ चुका है तो यहां से अगर मुझे एक काम करें, ये बोले कि V ऑफ 0 1 2 बताओ, तो एक काम करो, उधर क्या करो, आप डिवाइड कर दो। डिवाइड नहीं करते, ध्यान रखना, आपको पता होगा मैट्रिक्स में अपन क्या करते हैं, इधर मैं ए स्क्वायर से फ्रंट से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये ए स्क्वायर और ए इनवर्स, मतलब ए इनवर्स से है ना, ए स्क्वायर नहीं ए इनवर्स से, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ए इनवर्स इंटू ए कितना होता है आई, यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये ए इनवर्स कर दो आप इधर। तो अगर आप इधर आपके वी ऑफ 0 1 2 बचेगा, तो इसको आप अगर आपको लिखना है वी ऑफ 0 1 2, तो उसको आप क्या करोगे, इसको आप ए इनवर्स कर दो और यहां से आ जाएगा आपके पास में V ऑफ RYB। बस ये आप ऐसा भी समझ दो, इसको ले जाकर डिवाइड करोगे तो ऊपर जाओगे तो इनवर्स बन जाएगा, लेकिन वो गलत है तरीका। आपको ऐसे बोलना है, आगे से ए इनवर्स से इधर और इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर ए इनवर्स इंटू ए आई हो गया अपने पास में। तो ये मेरे पास में क्या होगा, ये मैट्रिक्स बनेगी। अब इतना मैं मान के चल रहा हूँ, इनवर्स आपको आता होगा। वैसे आपके जेई में डिप्लोमा में इनवर्स का इतना काम नहीं पड़ा है मैट्रिक्स का,
तो आपको मैं शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ कि किस तरीके से आप याद रखोगे इनवर्स वाला पार्ट, है ना। तो इनवर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो, इनवर्स अगर मुझे निकालना है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, अगर इसका इनवर्स निकालना है तो आपको बस एक काम करना है। क्या काम करना है? मैट्रिक्स ए का इनवर्स अगर आपको निकालना है तो जो मैट्रिक्स अपन ने बनाई है ए इनवर्स आपको निकालना ना, मैट्रिक्स ए का इनवर्स। तो जो मैट्रिक्स आपके पास में क्या थी बताओ? ये थी 1 1 1, और नेक्स्ट क्या था इसके बाद में 1a² a और 1a² इसको इंटरचेंज कर लो, इसको ऊपर ले जाओ और इसके वाली को नीचे ले आओ, इसको ऊपर ले जाओ और उसको नीचे ले आओ। तो यहां से क्या करोगे आप? इसको ऊपर ले जा रहे हो, 1a² ऊपर चला जाएगा और 1a² a नीचे आ जाएगा, और डिवाइड बाय यहाँ 3 कर दो, बस ये हो गया। बहुत इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो? ए इनवर्स निकाल सकते हो। तो ए इनवर्स जो होगा वो होगा आपके पास में 1/3 1 1 1 1a² 1a² a। यही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। मैं स्टार कर देता हूं कि कहां कहां पर आपको फोकस करना है फोल्ड के अंदर, क्योंकि ये आप लोगों के लिए नया टॉपिक है। एक आपको ये वाली चीज याद होनी चाहिए, एक आपको इनसे कोई मतलब नहीं है तो प्रोसेस है। एक ये आपको पता होना चाहिए, ये वाला पार्ट, ये जो मैट्रिक्स वाला पार्ट ये बनाया है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास में ये जो चीजें हैं ये आपको रिलेशन पूछ सकता है एग्जाम में। ये तो सारे जो है ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ पढ़ना है आपको, है ना। ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो ये भी आपको याद रखने, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड क्या आते हैं वो भी सेम रहते हैं, वो भी आपको याद रखना है। ये चीजें आपके इंपॉर्टेंट है, बाकी इनको रहने देना है ना। और ये जो स्टेटमेंट दिया था, ये नाम साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, किसने दिया था? फोर्टेस्क्यू ने दिया था। तो फोर्टेस्क्यू वाला पार्ट जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस इन्हीं पॉइंट पर आपको फोकस करना है। अभी तक अपन ने जितना पढ़ा है, अगर आपको ये पॉइंट पता है तो आपका इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, अब ये ए इनवर्स आ गया। अब एक काम करो, यहां पर लाके फिर से इसकी वैल्यू रख दो। ये मैट्रिक्स V ऑफ 0 1 2 का मतलब क्या था बताओ? VR0 VR1 एंड VR2 था। तो यहां पर एक काम करो, मुझे पता है कि V ऑफ 0 1 2 जो होता है वही होता है मेरे पास में मैट्रिक्स ए का इनवर्स इनटू V ऑफ, ये क्या मेरे पास में इधर क्या होगा? V ऑफ RYB, है ना। ये V ऑफ क्या हो जाएगा? RYB। तो यहां से काम करो, V ऑफ 0 1 2 जो है उसकी वैल्यू रखो। ये V ऑफ 0 1 2 का मतलब था। यहां पर क्या लिखोगे इसको? VR0 VR1 एंड VR2, और यहां पर क्या आएगा? ए इनवर्स निकालना है, इसका इनवर्स ये रहा। तो यहां पर आप आगे लिख दो 1/3 1/3, नेक्स्ट होगा 1 1 1 1a² 1a² a, एंड यहां से आ जाएगा आपके पास में VR VY एंड VB, क्योंकि V ऑफ RYB है ना, तो V ऑफ RYB तो अपन ने इसको लिखा था। तो देखो यहां से आपको पता लगा कुछ, क्या आपको एग्जाम में फॉर्मूला पूछेगा, बताओ VR0 का रिलेशन क्या होगा VR VY और VB में। अगर आपको VR0 का रिलेशन पूछे तो ये फॉर्मेट पता है तो आप यहां से बता सकते हो। कैसे? एक काम करो, इनको इनसे मल्टीप्लाई करो और ऐड कर लो। मैट्रिक्स को इनसे मल्टीप्लाई करना आता होगा इतना, आप 1 से VR को मल्टीप्लाई करो, फिर VY को करो, फिर VB को करो, तीनों को प्लस कर लो। तो एक्चुअली पता ही लग रहा है मुझे VR VY और VB आएगा। तो VR VY VB को प्लस करके डिवाइड बाय 3 कर दो, वही VR0 आएगा। तो मुझे यहां से एक चीज पता लगी कि VR0 की जो वैल्यू आएगी वो VR0 की वैल्यू क्या आएगी? तो VR0 की वैल्यू आएगी आपके पास में 1/3 वो होगा VR प्लस VY प्लस VB। तो ये होगा VR0। नेक्स्ट VR1 की अगर मैं बात करूं तो VR1 क्या होगा? 1/3। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहां से तो देखो VR1 निकालना है तो 1/3 हो गया। अब एक काम करो, इसको पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे करोगे तो ये VR होगा, ए को इससे करोगे तो A इंटू VY होगा, ये होगा A² इंटू VB। तो आप यहां से लिख दो, क्या लिखोगे आपके पास में? VR प्लस A इंटू VY प्लस A² इंटू VB। ये सारे फॉर्मूले आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट अगर मैं VR2 की बात करूं तो वो होगा आपके पास में 1/3 VR प्लस VR, है ना, VR1 नहीं है, VR है, प्लस नेक्स्ट होगा A² इंटू VY प्लस A इंटू VB। ये कहां से लिखा? तो मैंने यहां से लिखा है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, VR A² VY और A इंटू VB, वही VR2 होगा, डिवाइड बाय 3 कर दिया मैंने ना। तो ये जो फॉर्मूले हैं, ये जो लिखे हुए हैं, ये फॉर्मूले भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूरा आपको याद रखना है, ध्यान रखना। ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, एक भी इनमें से पॉइंट जो है वो आपको मिस नहीं करना है। जितने भी पॉइंट है ये ध्यान रख लो कि आपको
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे आपके लिए ना, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये पूरा ब्रैकेट में रख देते हैं अपन इसको और स्टार कर देते हैं कि अगर आपको ये पता रहना चाहिए, आप एग्जाम हॉल में अगर आप जा रहे हो उससे पहले ये सब कुछ पता रखना है ना। ये जो पार्ट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें, देखो ये चीजें आपके पास में एक काम करते हैं अपन सभी को, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रहने चाहिए उनको अपन ब्लॉक्स की फॉर्मेट में कर देते हैं, क्योंकि फोल्ड थोड़ा सा जो है टेढ़ा टॉपिक होता है ना, थोड़ा सा टेढ़ा रहता है। आपको भी पता है कि फोल्ड पढ़ने के लिए आप कभी पढ़ते नहीं हो, एक तो जेई में हो, इतना ज़्यादा डीप में पढ़ते नहीं हो, तो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा आपको, इनमें कहाँ कहाँ फोकस करना है बस उन्हीं पर अपन ध्यान देंगे ना, इन पॉइंट पर ध्यान देना है, बाकी इसके अलावा इनको लीव कर देना है। फिर आपको क्या करना है, इस रिलेशन में आना है, यहाँ से इस वाले पॉइंट पर आपको फोकस करना है, ये जो पॉइंट मैंने बनाया और इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा बाकी ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको याद रखना है आपको, ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए, समझना। ये जो है ये पॉइंट आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद में ये तो रेफरेंस है, उसकी कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद में ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये तो सारे आपको याद रखनी है ना, ये इनकी वैल्यू भी याद रखनी है, तो मैंने आपको बोला हुआ है। तो इन पॉइंट को आप ध्यान रखना, इन सभी पॉइंट को भूलना नहीं है। एक ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ये जो पॉइंट है इसको आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में मैंने क्या बोला, बस साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, बाकी उससे कोई मतलब नहीं इसके अलावा ना। शंट फोल्ट और क्या होते हैं, तो ये जो मैंने कलर चेंज कर दिया है, बस यही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम के अंदर मेनली फोकस करना है। जब आप एग्जाम हॉल में जाओ तो एज ए शॉर्ट नोट्स इनको बना के और याद करके जाना है, ध्यान रखना है ना। शॉर्ट नोट्स की फॉर्मेट में ये सब कुछ आपको याद रखना है। ऐसा नहीं हो कि ये पॉइंट अगर आप मिस कर दोगे, तो मुझे पता है कि अगर आपको ये नहीं पता है तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला। अगर आपको न्यूमेरिकल करना है, कुछ भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछेगा, तो आगे जब अपन पढ़ेंगे ना अनसिमेट्रिकल फोल्ड, इन्हीं पॉइंटों को मैं यूज करूंगा बार बार अनसिमेट्रिकल फोल्ड एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल फोल्ड का जब अपन एनालिसिस करेंगे तो ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। ये पॉइंट ना पता हो तो आपको ये मैट्रिक्स फॉर्मेट याद रख लो। एक काम करो, अगर उन पॉइंटों को याद नहीं रखना चाहते हो तो ये मैट्रिक्स याद रख लो यार। वहीं पर आप क्या करना, आराम से डिवाइड करके आप इसी मैट्रिक्स से बना सकते हो सारे फॉर्मूले। आपको अगर मान लो कि आप चाहते हो कि यार ये याद नहीं होंगे, क्योंकि ये याद करना टफ ही होगा, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि वीआर में यहाँ पर ए आता है या ए स्क्वायर आता है, ठीक है। आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ पर ए आता है और कहाँ पर ए स्क्वायर आता है। तो आपको क्या करना है, इसकी जगह आपको मेनली आप ये याद कर लो, यहीं से मैट्रिक्स बना के लिख देना, आराम से आपका आंसर भी आ जाएगा और आगे जाके मैं इसी मैट्रिक्स को यूज करूंगा। क्लियर। तो ये मेरे पास में यहां तक का पार्ट था कि पॉजिटिव सीक्वेंस क्या होता है, नेगेटिव सीक्वेंस क्या होता है, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होते हैं। आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर है यहां तक। तो ये था पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट के बारे में। अब अगर अपन बात करें तो अगर आपको ये सारी चीजें पता है ना, ये फॉर्मेट जो मैंने लिखा हुआ है, अगर आपको ये पता है तो अब अपन स्टार्ट कर सकते हैं अनसिमेट्रिकल फोल्ट एनालिसिस, क्योंकि अनसिमेट्रिकल फोल्ट एनालिसिस के लिए इन्हीं चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। किस किस की, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट की। अब देखो एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की अपन बात करते हैं, हेडिंग लिख देना इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेडिंग लिखो यहां पर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि अगर आपके पास में कभी भी कोई भी बैलेंस कंपोनेंट है, ध्यान रखना, अगर कोई भी आपके पास में बैलेंस्ड नेटवर्क है, तो बैलेंस नेटवर्क है तो आपके पास में ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट ही फ्लो होगा, कभी भी नेगेटिव या जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट फ्लो नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर आपने तो वोल्टेज में लिखा है, करंट में क्या होगा, तो देखो ये वोल्टेज में रिलेशन लिखा है ना, ये मैट्रिक्स ये वोल्टेज में लिखी है, बस करंट में करना है तो आप यहाँ पर IR0, IR1 और IR2 कर दो। इसको भी अपन लिख देते हैं। करंट में अगर मैं बात करूं तो करंट में आप लिखोगे तो मैट्रिक्स फॉर्मेट क्या हो जाएगा, तो मैट्रिक्स बनेगी आपके पास में IR0, IR1, IR2, और यहां से क्या आ जाएगा आपके पास में, ये होगा 1 1 1 और 1/3 आगे और डिवाइड करना है आपके पास में 1/3, ये हो जाएगा 1 1 1 1 a स्क्वायर 1 a स्क्वायर a, और यहां से आ जाएगा आपके पास में IR IY एंड IB, IR IY एंड IB, ठीक है। तो करंट के अंदर जो रिलेशन है वो भी आपके पास में क्या है, सेम है। तो करंट वाला जो रिलेशन है वो भी आपको याद रखना है, वोल्टेज और करंट, वैसे आपको कोई चेंज नहीं है इसके अंदर,
जो वोल्टेज का रिलेशन है उसमें बस यहाँ पर करंट कर दो, वी की जगह करंट कर दो, बस यही आपके पास में करंट में रिलेशन आ जाएगा। मैंने आपको क्या बोला कि अगर मेरे पास में कभी भी बैलेंस सीक्वेंस कंपोनेंट है, अगर मेरे पास में बैलेंस नेटवर्क है, तो ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट ही फ्लो होगा। क्या बोला मैंने? बैलेंस नेटवर्क या सिमेट्रिकल नेटवर्क। तो सिमेट्रिकल नेटवर्क में ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट ही फ्लो होता है, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट फ्लो नहीं होता है ना। तो यहां पर एक पॉइंट लिख देना, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन केस ऑफ बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम, या इसको हिंदी में लिख दो, अगर हमारा थ्री फेज सिस्टम बैलेंस्ड है तो ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस component of current फ्लो होगा। यानी मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मेरा जो सिस्टम है वो बैलेंस सिस्टम है तो सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट ही आएगा, यहां पर कोई भी नेगेटिव जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट नहीं होगा। तो आपको एग्जाम में पूछ ले कि बताओ आपके पास में जो सिस्टम है आर फेज में भी 10 एम्पियर करंट है, वाई में भी 10 एम्पियर है, बी में भी 10 एम्पियर है, और पूछे बताओ कि यहाँ पर नेगेटिव सीक्वेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे जीरो। क्यों? क्योंकि सभी में करंट सेम है तो बैलेंस है ना। अरे अगर बैलेंस सिस्टम है तो इसका मतलब क्या होगा, सभी में करंट आपके पास में सेम फ्लो होगा, तो आपको सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बैलेंस सिस्टम मतलब करंट सेम है ना। तो चलिए अपन यहां से बात कर सकते हैं, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बात करूं तो अगर आपका सिस्टम अनबैलेंस्ड है, ध्यान रखना, वो तो मैं आपको वैसे ही बता चुका हूं कि अनबैलेंस सिस्टम में तो पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस करंट हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हमेशा होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा होंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है सर्किट की कंडीशन पर। लेकिन हाँ, अपन ये बोलेंगे तीनों में से तीनों हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके डेटा पर। तो यहां से अपन क्या बोलेंगे, इफ द थ्री फेज सिस्टम इज, या फिर ऐसा हिंदी में लिख दो, अगर थ्री फेज सिस्टम अनबैलेंस्ड है तो तीनों सीक्वेंस करंट फ्लो हो भी सकते हैं और नहीं भी। यह डिपेंड करेगा, यह निर्भर करेगा सर्किट की कंडीशन पर। कि वो क्या कंडीशन बोल रहा है उस पर ये निर्भर करेगा कि कौन से कंपोनेंट होंगे और कौन से कंपोनेंट ऑफ करंट नहीं होंगे ना। मैंने क्या बोला, ये मेरे पास बैलेंस्ड हुआ तो सिर्फ पॉजिटिव हुआ, अनबैलेंस्ड होगा तो ये डिपेंड करेगा कि आपके पास में कौन से कंपोनेंट ऑफ करंट होंगे और कौन से कंपोनेंट ऑफ करंट नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं, अगर मान लो आपके पास में सिस्टम अनबैलेंस्ड है, क्या बोला मैंने, अगर आपके पास में सिस्टम अनबैलेंस्ड है, और अगर अनबैलेंस सिस्टम है तो वहां पर अपन आते हैं अनबैलेंस सिस्टम के बारे में। और ये मेरे पास में क्या होगा, नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगा वो होगा आपके पास में, ये मान लो आपके पास में क्या है, थ्री फेज सिस्टम है, ये आपका जनरेटर है, वो इधर से पावर सप्लाई कर रहा है, ये पावर सप्लाई कर रहा है थ्री फेज सिस्टम में, और ये इसका क्या पॉइंट है, स्टार कनेक्टेड है और ये न्यूट्रल है, और ये न्यूट्रल में से करंट आपके पास में मान लो आई करंट आ रहा है, इधर आपके पास में करंट जा रहा है IR, इधर क्या आपके पास में IY, ये क्या आपके पास में IB है। तो आपको एग्जाम में ऐसा बोलेगा कि आपको IR करंट देगा, IY देगा और IB देगा, और आपसे पूछेगा कि बोलेगा कि सिस्टम अनबैलेंस्ड है,
तो बताओ न्यूट्रल से कितना करंट आ रहा है। अरे न्यूट्रल से कितना करंट आ रहा है, ये तो सभी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, आप सभी को पता होगा कि न्यूट्रल से जो करंट फ्लो होता है वो तीनों करंट का समेशन होता है। यहां से देखो केसीएल लगा लो ना, जितना करंट आ रहा है और जितना करंट जा रहा है वो बराबर होगा। तो आप यहां से क्या बोल सकते हो, न्यूट्रल से जो करंट आएगा वो क्या होगा आपके पास में, वो आई आर, आई वाई और आई बी होगा। तो आपसे बोल दिया जाए अगर सिस्टम अनबैलेंस्ड है, अगर सिस्टम अनबैलेंस्ड है तो न्यूट्रल से जो करंट होगा वो आई एन, न्यूट्रल से करंट, न्यूट्रल से करंट, न्यूट्रल से करंट कितना होगा, आई एन इक्वल टू कितना होगा, तो न्यूट्रल से जो करंट आएगा वो कितना होगा, तो आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी होगा, आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी होगा, है ना। तो एक काम करो आप, आई आर ये अनबैलेंस्ड है, मैंने क्या बोला, सिस्टम अगर अनबैलेंस्ड है तो मैंने क्या बोला था, अगर अनबैलेंस सिस्टम है तो करंट भी अनबैलेंस्ड होंगे, और ये तीनों अनबैलेंस करंट है तो इनको बैलेंस सीक्वेंस कंपोनेंट के समेशन में आप लिख सकते हो। तो एक काम करो, आई आर आई वाई आई बी की जो ये वैल्यू है वो यहां से लिख दो, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू है ना, आई आर आई वाई आई बी की जो वैल्यू है ना, यहाँ पर मैंने वी आर वी वाई और वी बी लिखा रखा है, बस आप यहाँ आई आर आई वाई आई बी कर लो, और यहाँ पर आई आर नोट आई आर वन आई आर टू हो जाएगा, आई आर नोट ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ आई आर वन, यहाँ से ए टाइम्स ऑफ आई आर टू हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं, बस वी की जगह आई कर लो तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। तो एक काम करो, यहाँ पर अगर आप वी की जगह आप आई करते हो तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में, तो देखो नेक्स्ट अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, तो इनका तीनों का समेशन लिखना है, तो तीनों का समेशन लिखना है, तो आई एन करंट जो होगा वो आई आर करंट को अपन क्या लिखते हैं, तो अपन लिखते हैं आई आर नोट प्लस आई आर वन प्लस आई आर टू, ये तो आई आर करंट हुआ, आई आर टू। नेक्स्ट अगर मुझे आई वाई करंट को लिखना है तो मैं उसको लिखूंगा आई आर नोट प्लस ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ आई आर वन प्लस ए टाइम्स ऑफ आई आर टू प्लस आई बी करंट, आई आर टू आई बी करंट को लिखना है क्योंकि देखो तीन करंट है ना, आई आर आई वाई और आई बी। आई बी का समेशन जो आया था वो आया था आई आर नोट प्लस आई आर ए स्क्वायर ए टाइम्स ऑफ आई आर टू आई आर वन प्लस ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ आई आर टू। देख सकते हो यहां से ना, जो ये रिलेशन है मैंने यहां से लिखा है, आई आर नोट प्लस आई आर वन, इसकी जगह आप आई आर नोट कर लो, है ना, अपन आर वाई बी की फॉर्मेट में कर रहे हैं, आई बी नहीं, यहां पर आप कर लो आई आर नोट आई आर वन एंड आई आर टू, मतलब वोल्टेज है तो वी की फॉर्मेट में लिख रहे हैं अपन, तो आई आर नोट आई आर वन एंड आई आर टू लिख दो ना। अगर आप इसकी जगह अगर आप लिखोगे तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास में, ये सिस्टम कुछ ऐसा बन जाएगा। अब एक काम करो, देखो ये आई आर नोट और आई आर नोट तीन बार प्लस हो रहा है, तो एक काम करो इसको लिख दो थ्री टाइम्स ऑफ आई आर नोट। नेक्स्ट यहां से आई आर वन है, यहां पर भी आई आर वन है और यहां पर भी आई आर वन है, कॉमन ले लो आई आर वन को, आई आर वन आप कॉमन ले लो बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा बताओ वन, यहाँ क्या बचेगा आपके पास में ए स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा ओनली ए। नेक्स्ट यहाँ से आई आर टू और आई आर टू को बाहर ले लो, अगर आप आई आर टू को बाहर लोगे तो वहां क्या बचेगा वन, यहाँ क्या बचेगा आपके पास में, यहाँ इधर बचेगा ए और यहाँ से क्या बचेगा ए स्क्वायर। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज लिखाई थी, क्या लिखाया था, देखो इधर मैंने आपको एक रिजल्ट लिखाया था यहाँ पर कि वन प्लस ए स्क्वायर जो होता है वो एक्चुअली कितना होता है, जीरो होता है ना, यानी कि वन प्लस ए स्क्वायर जीरो है आपके पास में। अगर ये जीरो है वैल्यू तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, अगर ये वैल्यू आपके पास में जीरो आ रही है तो आप यहां पर लाकर रख दो जीरो, ये भी हो गया जीरो, यानी कि आई एन करंट जो होगा वो ओनली बचेगा सिर्फ थ्री टाइम्स ऑफ आई आर नोट, थ्री टाइम्स ऑफ आई आर नोट। तो ध्यान रखना ये एग्जाम में आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ, आपको जीरो सीक्वेंस करंट देता है एग्जाम, है ना, एग्जामिनर आपको जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट देता है और वो आपसे पूछता है कि बताओ न्यूट्रल से कितना करंट फ्लो होगा। अगर आपको न्यूट्रल से करंट पूछ लिया जाए तो न्यूट्रल वाला जो करंट होगा वो थ्री टाइम्स ऑफ आई आर नोट होगा, मतलब जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट है उसका 3 गुना हो जाएगा। तो आपको एग्जामिनर पूछेगा कि बताओ कितना करंट फ्लो होता है किसमें, न्यूट्रल से, कब, अनबैलेंस सिस्टम में। और ध्यान रखना
न्यूट्रल से कोई भी यहां से पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट फ्लो नहीं होता है। आपको दिख रहा है कि न्यूट्रल का करंट है ओनली जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया कि न्यूट्रल से कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट फ्लो नहीं होगा। न्यूट्रल से ओनली सिर्फ जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट आएगा। तो यहां से अगर आप पॉइंट लिखोगे तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि लिखना न्यूट्रल से कभी भी पॉजिटिव एवं नेगेटिव सीक्वेंस करंट फ्लो नहीं होता है। ओनली, या लिख देना सिर्फ, या नेक्स्ट पॉइंट कर दो, न्यूट्रल से सिर्फ जीरो सीक्वेंस करंट ही आता है। जीरो सीक्वेंस करंट ही फ्लो होता है। जीरो सीक्वेंस करंट ही फ्लो होता है। जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होता है। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि न्यूट्रल से सिर्फ जीरो सीक्वेंस करंट ही आएगा, और वो भी कितना होगा, 3 टाइम्स होगा, 3 गुना हो जाएगा आपके पास, 3 टाइम्स आपके पास में रहेगा ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए, कहां से आएगा। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब तो ये पॉइंट यहां से ऐसा बोल सकते हैं क्या सर कि अगर न्यूट्रल को हम ग्राउंड ही नहीं करें तो जीरो सीक्वेंस करंट आएगा ही नहीं। तो एकदम सही बात है। अगर आप कभी भी ग्राउंडेड नहीं करते हो तो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट फ्लो नहीं होगा। अगर आप मान लो आप अपने अल्टरनेटर को स्टार कनेक्टेड ही रखते हो, है ना, स्टार कनेक्टेड, और आपके पास में न्यूट्रल नहीं रखते हो, ठीक है, न्यूट्रल नहीं रखते हो तो आपके पास में कोई जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट नहीं आएगा। तो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि आपको बोलता है कि आपका जो सिस्टम है वो 3 फेज 3 वायर सिस्टम है, बताओ जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ कौन सा होगा। तो 3 फेज 3 वायर सिस्टम हुआ ना, तो 3 फेज हुआ और 3 वायर ही हुए, ये फोर्थ न्यूट्रल नहीं हुआ। 3 फेज 3 वायर है तो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट हमेशा ग्राउंड से ही फ्लो होता है, ग्राउंडेड न्यूट्रल से ही आता है। कभी भी आपके पास में 3 फेज जो करंट होगा वो कभी भी आपके पास में कहां से नहीं आएगा, तो वो आपके पास में ट्रांसमिशन लाइन से फ्लो होकर रिटर्न होकर नहीं आएगा, वो ग्राउंड से रिटर्न होकर आएगा। तो चलिए, आई थिंक आपको सभी को समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। तो ये पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा एक और पॉइंट है ना, जैसे मान लो मैंने जनरेटर बनाया, इधर मेरे पास में आगे लोड होगा, तो मान लो आगे ऐसा लोड है ना, आगे यहां पर ऐसा लोड है, ये भी स्टार कनेक्टेड लोड है। अगर आपसे बोल दिया जाए मान लो ये ऐसा लोड है आपके पास में, आपका लोड होगा तो आपने लोड से ले जाकर कनेक्ट कर दिया इसको, सिस्टम को। अगर आप इसको सिस्टम से लोड से कनेक्ट कर रहे हो, देखो आर फेज से कनेक्ट हो गया, वाई को वाई से कनेक्ट कर दो, ऐसे कनेक्ट कर लो आप, ये सिस्टम है ना, ऐसा आपने कनेक्ट कर दिया, आर वाई बी को आर वाई बी से कनेक्ट कर दिया, बी को बी से कनेक्ट कर दिया, ये आपका लोड है। अगर आप बोलो सर मैं अगर ऐसा करूं, मान लो कि मेरा आर फेज है, ठीक है, मतलब इधर से जनरेटर को ग्राउंडेड रख लूं, उधर मेरा लोड भी स्टार कनेक्टेड है, क्योंकि 3 फेज सप्लाई जाएगी तो लोड भी 3 फेज होगा। आप बोलो सर मैं एक काम करता हूं, उधर जो मेरा लोड है ना, घर का लोड है, उसको मैं काम करूं, मैं ग्राउंड ना करूं तो काम चल जाएगा, जीरो सीक्वेंस करंट आएगा क्या। तो देखो खुद प्रैक्टिकली सोचो, यहां से जीरो सीक्वेंस करंट गया आई आर नोट, यहां से आई वाई नोट गया, यहां से आई बी नोट गया, तीनों जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट गए। अरे वो रिटर्न होके आएंगे ना, तो रिटर्न कब आएगा, तो ये करंट जाएगा कब, जब उधर भी तो ग्राउंडेड होगा। मान लो अगर उधर आप ग्राउंडेड ही नहीं करते हो ना, अगर आप उधर ग्राउंडेड नहीं करते हो तो क्या जीरो सीक्वेंस करंट आ पाएगा क्या, नहीं, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या समझ में आया मुझे कि जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होने के लिए सिर्फ सोर्स साइड ग्राउंडेड हो वही जरूरी नहीं है, लोड साइड भी ग्राउंडेड होना चाहिए। क्लियर है। तो सोर्स साइड एंड लोड साइड दोनों ही आपके पास में ग्राउंडेड होंगे तो ही जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट आएगा। अगर आप ओनली लोड साइड को सोर्स साइड को ग्राउंडेड करते हो, या अगर आप ओनली लोड साइड को ग्राउंडेड करते हो, तो कभी भी आपका जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट फ्लो नहीं होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। तो यानी कि आपके पास में दोनों, ये पता चला मुझे कि इधर भी ग्राउंडेड होना चाहिए और इधर भी ग्राउंडेड होना चाहिए, तब जाके मेरे पास में जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट आएगा।
तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पता लगा मुझे कि यहां से जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट फ्लो होने के लिए दोनों साइड ग्राउंडेड होनी चाहिए। तो यहां पर लिख दो जीरो सीक्वेंस करंट, जीरो सीक्वेंस करंट के लिए सोर्स एवं लोड साइड दोनों ग्राउंडेड होनी चाहिए, दोनों ग्राउंडेड होनी चाहिए। यानी कि आपके पास में दोनों चीज जो है वो ग्राउंडेड अगर होगी तो आप क्या बोलोगे कि मेरे पास में जो है जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट आएगा। यानी कि इसका मतलब एक चीज और समझ में आई कि जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट जो है वो आपके न्यूट्रल की कंडीशन पर डिपेंड करता है। न्यूट्रल ग्राउंडेड है, नहीं है, क्या है, सॉलिडली ग्राउंडेड है या रिएक्टेंस ग्राउंडेड है, वो अगर आपसे बोलेगा। ध्यान रखना एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि न्यूट्रल जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट फ्लो तभी होगा या जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट के फ्लो होने के लिए न्यूट्रल जो कंडीशन है वो मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट जो होता है वो न्यूट्रल की कंडीशन पर निर्भर करता है। तो यहां पर एक और पॉइंट लिख देना कि जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट करंट, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट करंट के लिए या जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट करंट न्यूट्रल की कंडीशन पर निर्भर करेगा, न्यूट्रल की कंडीशन पर निर्भर करेगा कि वह ग्राउंडेड है, इसको ग्राउंडेड में ऐसा लिख दो ना, वह सॉलिडली ग्राउंडेड है या फिर आपके पास में अनग्राउंडेड है या फिर आपके पास में रिएक्टेंस ग्राउंडेड है। तो यानी कि वो डिपेंड करेगा कि आपका ग्राउंडेड है, अनग्राउंडेड है या रिएक्टेंस ग्राउंडेड है। इन चार कंडीशन जो होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास में सिस्टम पर क्या आएगा। अब आप बोलोगे सर ये सॉलिडली ग्राउंडेड का मतलब क्या है, अनग्राउंडेड का तो आपको पता है ग्राउंड नहीं करेंगे, रिएक्टेंस ग्राउंडेड का मतलब क्या है। तो मान लो अगर आप अल्टरनेटर अगर आप ये करते हो, अल्टरनेटर आप बनाते हो, अब आपको देखना है कि ग्राउंडेड है, अनग्राउंडेड है या सॉलिडली ग्राउंडेड है। तो आप क्या करोगे, मान लो आपका ये स्टार कनेक्टेड सिस्टम है, तो ये इसे सप्लाई कर दो, तो ये तो क्या हो गया अनग्राउंडेड, आपने ग्राउंड ही नहीं किया। तो ये तो डायग्राम किसका हो गया, अनग्राउंडेड का। अनग्राउंडेड मतलब इधर से आप ग्राउंड ही नहीं कर रहे हो। सॉलिडली ग्राउंडेड का मतलब क्या होगा, तो ये मान लो आपके पास में 3 फेज अल्टरनेटर है, आपने ग्राउंड तो किया और आपने डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट कर दिया, इसको बोला जाता है सॉलिडली ग्राउंडेड। सॉलिडली ग्राउंडेड मान लो अगर आप एक काम कर रहे हो, ग्राउंडेड कर रहे हो और इस तरीके से ग्राउंडेड कर रहे हो, कैसे, तो नाम से पता लग रहा है यार एक रिएक्टेंस के थ्रू ग्राउंडेड कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं अपन रिएक्टेंस ग्राउंडेड। तो और कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सॉलिडली ग्राउंडेड क्या है, रिएक्टेंस ग्राउंडेड क्या है या अनग्राउंडेड क्या है। तो आपके पास में जो है अनग्राउंडेड मतलब ग्राउंड से कनेक्ट ना करो, सॉलिडली ग्राउंडेड का मतलब है डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट कर दो, रिएक्टेंस ग्राउंडेड का मतलब है रिएक्टेंस लगा लो आपके पास में। तो रिएक्टेंस ग्राउंडेड का मतलब क्या होगा, तो ये आपके पास में रिएक्टेंस कनेक्टेड रहेगा, रिएक्टेंस कनेक्टेड रहेगा, क्लियर है। तो ये आपके पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट फ्लो होने के लिए। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा बोल दे कि मेरा जनरेटर है वो अनग्राउंडेड है, बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट फ्लो होंगे नहीं होंगे, तो होंगे यार। पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट देखो आपके पास में अगर आप देखोगे तो यहां से आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा कि न्यूट्रल से जो करंट आ रहा है वो न्यूट्रल से करंट तो ओनली जीरो सीक्वेंस करंट आ रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, चाहे मेरा जनरेटर ग्राउंडेड हो ग्राउंडेड ना हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राउंडेड हो या नहीं हो, मेरे पास में पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट तो हमेशा फ्लो होंगे।
उसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट पर डिपेंड करता है, ग्राउंडेड और अनग्राउंडेड की कंडीशन। ठीक है, ग्राउंडेड अनग्राउंडेड सिर्फ जीरो सीक्वेंस पर ही डिपेंड करता है। तो यहां से मुझे क्या पता लगा कि आपके पास में जो पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट फ्लो होगा वो ग्राउंडेड की या फिर ग्राउंडेड की कंडीशन पर डिपेंड नहीं करेगा, ग्राउंड की कंडीशन पर डिपेंड नहीं करेगा, निर्भर नहीं करेगा। क्लियर है? तो यहां पर एक और पॉइंट लिखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या होगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना कि जीरो सीक्वेंस करंट, ये फोर्थ पॉइंट हो जाएगा आपके पास में, फोर्थ है, सेकंड है, थर्ड है, ये था आपके पास में थर्ड पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पर आते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट होगा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट होगा आपके पास में जीरो सीक्वेंस करंट, जो पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस करंट, पॉजिटिव एवं नेगेटिव सीक्वेंस करंट, नेगेटिव सीक्वेंस करंट ग्राउंड की कंडीशन पर, ग्राउंड की कंडीशन पर, ग्राउंड की कंडीशन पर निर्भर नहीं करते, निर्भर नहीं करते। मतलब ग्राउंडेड हो नहीं हो ये हमेशा फ्लो होंगे। क्लियर है? तो ये आपके पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा जो आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर आपके पास में फिफ्थ पॉइंट की अगर अपन बात करें, मान लो अगर मैं बोलूं कि आपके पास में जो थ्री फेज सिस्टम है या थ्री फेज आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो आपके पास में है, वो प्योर बैलेंस्ड है और ट्रांसपोज ट्रांसमिशन लाइन है। आपको एग्जाम में पूछता है ट्रांसपोज ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन से सीक्वेंस कंपोनेंट जो होते हैं या कौन कौन से सीक्वेंस रिएक्टेंस जो होते हैं वो इक्वल रहते हैं ना। अब उसका भी देखो डेरिवेशन होता है, बट इतने अगर आप डेरिवेशन करोगे तो आप सेचुरेट हो जाओगे, डेरिवेशन नहीं करना। ये सारे पॉइंट आपको एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम में पॉइंट आएंगे, ये पॉइंट ही याद रखने हैं। तो ध्यान रखना, अगर मेरे पास में अगली जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या होगा, थ्री फेज, किसके लिए लिख रहा हूं, थ्री फेज ट्रांसपोज्ड ट्रांसमिशन लाइन है। मान लो थ्री फेज की आपकी ट्रांसपोज ट्रांसमिशन लाइन है, तो यहां पर ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, देखो ट्रांसमिशन लाइन का अपना खुद का रिएक्टेंस भी होगा, तो ये ट्रांसमिशन लाइन है और आगे हमने इसको ट्रांसपोज कर रखा है। ट्रांसपोजिशन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं कि ट्रांसपोज ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है। अब देखो इस ट्रांसमिशन लाइन का अपना खुद का रिएक्टेंस होगा, इसका भी अपना खुद का रिएक्टेंस होगा, और ये भी क्या होगा, अपना खुद का रिएक्टेंस होगा। इसको बोलते हैं एक्सेस, को अपन बोलते हैं सेल्फ रिएक्टेंस, खुद का रिएक्टेंस, सेल्फ रिएक्टेंस। इसको अपन बोलते हैं प्रतिघात, है ना, हिंदी में बोला जाता है। नेक्स्ट, अब देखो इनके बीच में म्यूचुअल फ्लक्स भी लिंक करेगा, आपस में म्यूचुअल रिएक्टेंस भी होगा। इनके बीच में जो होगा JXM होगा, इसके बीच में भी वही JXM होगा, और इसके बीच में भी क्या होगा, इन दोनों के बीच में भी JXM होगा। मतलब ट्रांसपोजिशन के बाद में मैंने आपको बोला था, जब मैं आपको ट्रांसपोजिशन पढ़ाया था तब मैंने आपको बोला था ट्रांसपोजिशन करने के बाद में सभी कंडक्टर से इक्वली फ्लक्स लिंक कर जाता है, इसीलिए मैंने सभी का म्यूचुअल रिएक्टेंस सेम लिखा है। क्लियर है? ये अपन ने सेकंड या थर्ड या फोर्थ क्लास के अंदर मैंने आपको जब ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी, याद रखने सारे, है ना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। तो यहां से मुझे क्या पता लगा कि अगर ट्रांसपोजिशन अगर अपन करेंगे तो जो म्यूचुअल रिएक्टेंस होगा वो सभी में क्या होगा, समान रहेगा। तो यहां से मुझे एक चीज पता लगी, क्या एक्सएम जो है वो मेरे पास में क्या है, म्यूचुअल रिएक्टेंस है, म्यूचुअल रिएक्टेंस है, म्यूचुअल रिएक्टेंस है। चलिए अब अगर अपन बात करें तो देखो, अगर आप देखोगे तो ओरिजिनल थ्री फेज सिस्टम जो है वो मैग्नेटिकली कपल्ड है। मैग्नेटिकली कपल्ड का मतलब क्या है, एक का फ्लक्स दूसरे से लिंक करता है तो उसको बोलते हैं, अपन बोलते हैं कपलिंग, है ना। तो ओरिजिनल सिस्टम जो है वो मैग्नेटिकली कपल्ड सिस्टम है। लेकिन अगर मैं इसका थ्री फेज या थ्री सीक्वेंस कंपोनेंट बनाऊं, सीक्वेंस नेटवर्क बनाऊं, तो इसका डेरिवेशन होता है, वो डेरिवेशन मैं आपको नहीं करा रहा हूं। अगर अपन इसको क्या करें, थ्री सीक्वेंस कंपोनेंट में अगर अपन बनाए तो इनका सीक्वेंस नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, वो समझना। बस आप ऐसी मैट्रिक्स याद रखो, है ना। जो सीक्वेंस जो आपके पास में मैट्रिक्स आती है वो आती है ऐसी आपके पास में, ये आता है आपके पास में VR0, VR1, VR2 इक्वल टू आएगा आपके पास में J एक्सेस, ये आएगा आपके पास, J को आप बाहर ले लो, ये आएगा एक्सेस प्लस 2XM, 0 0 0 एक्सेस माइनस XM, 0 0 0 एक्सेस माइनस XM। और यहां जो करंट आता है वो आता है आपके पास में
IR1, IR2 एंड IR3। अब कोई बोलेगा सर ये आया कैसे, तो उसके लिए एक डेरिवेशन होता है, वो आपके लिए नीड नहीं है डेरिवेशन की। किसी को डेरिवेशन भी दिखना है, जब जैसे गेट की क्लास चलेगी तब उसमें मैं डेरिवेशन भी कराऊंगा, तो उसमें आप वॉच कर सकते हो। नहीं तो आपको डायरेक्टली याद रखना है ना कि अगर आप यहाँ से जीरो सीक्वेंस अगर आप देखोगे तो अब यहाँ से VR0 आप निकालो, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये दोनों जीरो हो जाएंगे क्योंकि जीरो जीरो ये दोनों वैल्यू, तो सिर्फ IR1 से मल्टीप्लाई, IR0 से मल्टीप्लाई होगा ना, IR0, IR1 एंड IR2 है ना, तो IR0 से मल्टीप्लाई होगा। तो VR0 मुझे क्या पता लगा कि VR0 जो है वो J इंटू एक्सएस प्लस 2XM है, और इंटू मेरे पास में क्या है IR0 है। नेक्स्ट VR1 जो होगा आपके पास में वो कौन सा बीच वाला मल्टीप्लाई होगा IR1 से, तो ये हो जाएगा J तो ऑलरेडी बाहर है, और ये आ जाएगा एक्सएस माइनस XM, और ये होगा IR1। नेक्स्ट VR2 जो होगा वो क्या होगा बताओ, J एक्सएस माइनस XM इंटू क्या होगा IR2 होगा। अब देखो यहां से एक चीज पता लग रही होगी कि जब मैंने ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसपोज किया हुआ है, देखो पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज है, तो वोल्टेज क्या होता है, रिएक्टेंस इनटू करंट, तो ये पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस हुआ, ये नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस हुआ। अगर आप देखोगे तो थ्री फेज ट्रांसपोज ट्रांसमिशन लाइन में पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस दोनों इक्वल है, बट जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि +2XM हो रहा है, ये माइनस हो रहे हैं। तो ये रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बस आपको ये और जो मैं रिजल्ट बना रहा हूं वो याद रखना है कि यहाँ पर क्या होंगे, जो पॉजिटिव सीक्वेंस, देखो जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस मुझे पता लगा एक्सेस +2XM हुआ ट्रांसमिशन लाइन का, पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस है वो है एक्सेस माइनस XM, और नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस है वो भी एक्सेस माइनस XM है। और यहां से मुझे क्या पता लग रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो जो मैं आपको यहां पर ब्लॉक में लिख रहा हूं बस आपको ये याद करना है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्या लिखोगे, तो पहला आपके पास में लिखना है यहाँ पर पॉइंट आपको कि यहाँ पर जो है पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस इक्वल है, बट जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है किससे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस से। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको एग्जाम के लिए, बस इतना सा पढ़ना है, बाकी सारा डेरिवेशन है वो आप स्किप कर सकते हो ना, ये ध्यान रखना, ये आपको याद रखना है कि ट्रांसमिशन लाइन के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस जो है वो इक्वल होते हैं, लेकिन जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस जो है वो सबसे ज्यादा होता है किससे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस से। क्लियर है, तो देखो ये आपके पास में पार्ट हुए। अभी अपन ने ट्रांसमिशन लाइन की बात की, अब अपन सेम बात करेंगे, जनरेटर की भी बात करेंगे, तो और भी अपन आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, तो यहां तक आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसके आगे वाले पार्ट के लिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, और उसमें अपन बात करेंगे असिमेट्रिकल फॉल्ट की बात करेंगे। क्लियर है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच।